सिर्फ नीतीश कुमार ने नहीं तोड़ा है, जनता का एतबार मोदी ने भी तोड़ा है, अमित शाह ने भी तोड़ा है। तीनों ने ही यू टर्न लिया है, तीनों ने ही पलटी मारी है। अब दोस्तों, राजनीति में यू टर्न लेना या पलटी मारना ये कोई नई चीज नहीं है हिंदुस्तान की सियासत में। लेकिन जो बड़ा सवाल है इस बार वो ये है कि क्या मोदी ने नीतीश कुमार के साथ इस बार हाथ मिलाकर सौदा महंगा किया है? क्या ये सौदा मोदी जी को महंगा पड़ने वाला है? और जो वो सोच रहे हैं कि नीतीश के साथ 40 में से 40 सीट फिर जीत लेंगे, पिछली बार 40 में 39 जीती थी, इस बार क्या वो 40 में 40 सीट जीत लेंगे जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, या फिर 40 में आधी सीट भी मोदी के खाते में आने वाली नहीं है? और अगर ऐसा हो रहा है, अगर नीतीश एक लायबिलिटी है, नीतीश एक महंगा सौदा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? और आज पहली बार मैं वो कारण बताने जा रहा हूं, वो 3 कारण जो अभी तक मीडिया ने सामने नहीं रखे हैं। 3 बोल्ड रीजन, 3 बड़े कारण और बहुत ही स्पष्ट कारण कि यह सौदा मोदी जी को महंगा क्यों पड़ने जा रहा है, नीतीश एसेट की जगह लायबिलिटी क्यों है। और दोस्तों, कारण नंबर 1 कि नीतीश क्यों मोदी के लिए एक महंगा सौदा साबित होने जा रहे हैं, लायबिलिटी साबित होने जा रहे हैं, नफा की जगह नुकसान साबित होने जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि नीतीश की जो क्रेडिबिलिटी थी, नीतीश की जो साख थी, जो बार बार उनको कहीं ना कहीं कामयाब करती थी, इस बार जैसे उन्होंने वो साख पूरी तरह से गवा दी, पूरी तरह से इस बार डिस्क्रेडिट हो गए। और उसका कारण यह है कि तेजस्वी का साथ छोड़ने के लिए वो अभी तक कोई भी वाजिब कारण नहीं दे पाए। कभी राम मंदिर की बात होती है, कभी मोदी की बात होती है, कभी कांग्रेस को दोषी ठहराया जाता है, कभी इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग को दोषी ठहराया जाता है, और कभी वो ये कहते हैं कि लालू उनकी पार्टी तोड़ लेते। तमाम उन्होंने कारण दिए, एक भी कारण स्पष्ट नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे, जिस नीतीश कुमार ने एक सपना दिखाया था देश की जनता को कि वो इंडिया अलायंस को खड़ा कर रहे हैं, वो ममता को लेके आ रहे हैं, केजरीवाल को लेके आ रहे हैं, और वो सूत्रधार बन रहे थे, जिसका संयोजक उनको बनाया जा रहा था, बीच मझधार में जिस तरह से उन्होंने गठबंधन को तोड़ा है, इंडिया अलायंस को तोड़ा है, कहीं ना कहीं जो लोगों की राय है, आम राय है, वो ये है कि नीतीश ने छल किया है, वो छलिया है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है, और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की जो साख रही है, जो क्रेडिबिलिटी रही है उनकी वोटर्स के बीच में, जनता के बीच में, इस बार वो तार तार हुई है। और इसके तमाम साक्ष्य आपको अखबारों में, सोशल मीडिया में, बातचीत में, तमाम वीडियोस में आपको मिलेंगे, जहां नीतीश कुमार को लोग अब उस नजर से नहीं देख रहे जिस तरह से देखते थे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अपनी छाया के बराबर नहीं है, अब अपने शैडो के बराबर भी नीतीश कुमार नहीं है, ऐसा उनका कंडक्ट होता चला जा रहा है, ऐसी उनकी क्रेडिबिलिटी हो गई है, वो पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो गए। और कारण नंबर 2 और भी कहीं ज्यादा गंभीर है, और मैं इस कारण को बताने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ को एक सोशल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि जरूरी है, आप एक लीडर को एनालाइज कर रहे हैं, और इसलिए मैं कारण बताना चाह रहा हूं। और ये कारण है नीतीश कुमार की मनोदिशा। इस बढ़ती उम्र में उनकी जो मनोदिशा है वो ठीक नहीं है, और इसके कई प्रमाण मिले। जिस तरह से वो कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं, किसी पर भी बिफर जाते हैं, और ये नहीं देखते कि वो क्या बात किस महफिल में कह रहे हैं। जैसे विधानसभा में उन्होंने परिवार नियोजन को लेकर जो अश्लील बातें कही दोनों सदन में, कल्पना से परे। और जिस तरह से दलित नेता जीतन राम मांझी को उन्होंने पब्लिकली जिस तरह से उन पर वो बरस पड़े और न जाने क्या क्या कहा उन्होंने, वो भी कल्पना के परे था। लोग ऐसा कहते हैं कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके जो बड़े पुराने साथी हैं,
सुशील मोदी, बरसों तक जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया है, सुशील मोदी की आप ये बात सुनिए, कुछ महीने पहले की, 2 महीने पहले की। सुशील मोदी ने खुलकर कहा जो मैं आपसे नहीं कह सकता। लगता है कि नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मैं उनको 40 साल से जानता हूँ, लेकिन कभी मैंने उनका यह रौद्र रूप नहीं देखा, इस तरह से गुस्से में नहीं देखा। 2 दिन पहले महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी किया उन्होंने, और कल जो मांझी जी के बारे में जो उन्होंने कहा, ये उनके स्वभाव में नहीं है। और अकारण खड़े हो गए और ऐसी सी बातें बोल रहे हैं गुस्से के अंदर, और तुम तम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगर पार्टी के तौर पर देखें तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हुई। उनकी जो एक तरह का कंडक्ट रहा है, उनकी जो एक तरह की सोच रही है नीतीश कुमार की, जो अस्थिरता देखने में मिली उनकी मनोदिशा में, उसके कारण चाहे वो विचारधारा हो, चाहे नीतीश कुमार का पर्सनल कंडक्ट हो, पार्टी कहीं ना कहीं 2 फाड़ में होती चली जा रही। लल्लन सिंह जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको जिस तरह से हटाया गया, या जिस तरह से बीजेपी के कुछ लोग पार्टी में हावी हैं, जैसे संजय झा है या एक अशोक चौधरी जो बीजेपी से जिनके तार जुड़े हुए हैं, उसको लेकर पार्टी के भीतर कई सवाल उठ रहे हैं। पार्टी उस तरह से नहीं खड़ी है जमीन पर जैसे पहले खड़ी थी। काडर कमजोर हुआ है, कार्यकर्ता कमजोर हुए, पार्टी के अंदर तरह तरह के मनभेद और मतभेद हैं, और कुल मिलाकर जो स्ट्रेंथ थी नीतीश कुमार में वो अब नहीं है। और मांझी के साथ जो उनका बर्ताव था, जो दलित है उनसे नाराज है, और मोदी से इस नाजुक मौके पर हाथ मिलाने से बिहार का मुसलमान अब नीतीश कुमार को माफ नहीं करने जा रहा। बिहार की जनता 2024 के चुनाव के समय बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको सही जवाब देगी। अब दोस्तों सच्चाई ये है कि ये जो जमीनी हकीकत है, ये जो जमीनी सच्चाई है जेडीयू की या नीतीश कुमार की, इस सच्चाई से ये साहब भी वाकिफ थे, मोदी जी के चाणक्य। और ऐसा लोग कहते हैं कि अमित शाह नहीं चाहते थे कि अलायंस हो, इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि दरवाजे अब नीतीश कुमार के हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और वो बार बार कह रहे थे कि खुद अपनी पार्टी को खड़ा किया जाए, और इसीलिए अमित शाह बार बार रैलीज कर रहे थे बिहार में, लेकिन फिर उन्होंने बिहार जाना बंद किया। दरअसल मोदी जो है उन्होंने बिहार अफेयर्स अपने हाथ में ले लिए थे, और अमित शाह को थोड़ा सा किनारे करके मोदी ने ही तय किया, मोदी ने ही वीटो किया कि उन्हें नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर वो एक कांग्रेस को मैसेज देना चाह रहे थे। वो इंडिया अलायंस के जो गुब्बारा है उसकी हवा निकालना चाह रहे थे। मोदी सबक सिखाना चाहते थे राहुल गांधी, खड़गे, इंडिया अलायंस अपोजिशन को कि आपका सूत्रधार अब हमारे साथ है। ये जो एक मोदी का स्टैंड था वो अपनी जगह सही था, लेकिन बिहार में ये लायबिलिटी हो सकता है, ये नुकसान कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की ना वो क्रेडिबिलिटी है, ना वो स्ट्रेंथ है, ना वो मनोदिशा है, ना वो आचरण है, ना वो ऊर्जा है। उम्र उन पर हावी है। क्या होता आगे? क्या वाकई ये सौदा महंगा होगा, क्या घाटे का सौदा है? और मोदी जी को जब मशीनें खुलेंगी बिहार की तब पता लगेगा, एहसास होगा। मुझे लगता है कि इस पूरे बड़े सवाल की तह में जाना चाहिए। 2 खास मेहमान हैं, अभिषेक कुमार डेटा जर्नलिस्ट हैं बिहार के, वो हमारे साथ हैं, हथेली की तरह बिहार को जानते हैं, और प्रोफेसर रविकांत बिहार के दौरे से लौटे हैं, जातीय समीकरण समझते हैं। चलते हैं प्रोफेसर रविकांत और अभिषेक कुमार के साथ, इस सवाल को तह तक जानने, समझने, परखने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल मेरा अभिषेक से। अभिषेक, सीधा सीधा जो सवाल आखिर में मुझे पूछना था, और मैं वो सवाल पहले ही पूछ रहा हूं, और बिना किसी पेशबंदी के सीधा सीधा पूछ रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार लायबिलिटी हो सकते हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत अनप्रेडिक्टेबल होंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। हमने विधानसभा में उनके बहुत ही अश्लील भाषण देखे जो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। जीतन राम मांझी के साथ जिस तरह से वो भिड़े, जिस भाषा का प्रयोग किया, तो सुशील मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं असंतुलित हो गए नीतीश, और उन पर उम्र हावी है। उनके सेहत को लेकर भी विपक्ष ने, यही जो भाजपा के लोग हैं आज उनके साथ हैं, बहुत से सवाल उठाए। आपको क्या लगता है कि नीतीश जो ये अंतिम पारी खेल रहे हैं, क्या नीतीश वही नीतीश है, या ये नीतीश महंगे पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को? देखिए दीपक जी, आज के घटनाक्रम के बाद आप कह सकते हैं कि
पुराने नीतीश कुमार की आज के नीतीश कुमार छाया मात्र भी नहीं है और छाई भी नहीं बचे हैं। और राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है क्रेडिबिलिटी। और इस बात का ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार का वोट बैंक कोई जाति आधारित वोट बैंक नहीं है। वो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की तरह के नेता नहीं है। नीतीश कुमार का वोट बैंक एक सामाजिक समीकरण, उनके काम के आधार पर, चाहे वो महादलित समीकरण बना, चाहे वो अति पिछड़ा समीकरण बना, या लौकुश समीकरण जिसे कहते थे उर्मी कुशवाहा, उसके बूते बना हुआ समीकरण। नीतीश कुमार के बारे में जो आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन के साथ बने रहते तो उनकी क्रेडिबिलिटी बची रहती। उनकी पूरी पॉलिटिकल यूएसपी उनकी क्रेडिबिलिटी पर चलती है। और पिछले 2 बार, प्रिंसिपल जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, पिछली 2 बार का जो घटनाक्रम हुआ 17 और 22 में, उनके पास अलायंस बदलने के वैलिड रीजन थे, वाजिब कारण थे। इस बार वो कोई कारण बता पाने की स्थिति में नहीं है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रेस से जो बात की है उसमें भी कहा कि दोनों तरफ दिक्कतें हो रही थी, लेकिन कुछ सफाई वो दे नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी की संभावना ज्यादा बताई जा रही है, मुझे लग रहा है। जी, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। आपकी लगातार आप नीतीश कैंप के संपर्क में रहते हैं, ज्यादातर प्रोमिनेंट नेता आपको जानते हैं, और मुझे लगता है कि सवाल थोड़ा सा असहज हो सकता है आपके लिए, और हो सकता है कि आप सीधे तौर पे जवाब ना दें, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा अपने दोस्तों के लिए कि आप सही जो बात हो बताएं। क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं, जिस तरह के आरोप उन पर लगे? क्या बहुत अनप्रेडिक्टेबल उनके डिसीजंस हैं? लोगों को पता नहीं कि नीतीश कुमार कब क्या बोल जाएंगे, इस तरह की स्थिति है क्या? देखिए, 2 चीजें सामने आ रही है। आपने कहा कि जेडीयू के लोग, दरअसल हम पत्रकारों के लिए क्या जेडीयू, क्या आरजेडी, क्या बीजेपी, सब लोग संपर्क में रहते हैं, कांग्रेस के लोग भी रहते हैं, लेकिन हम सबकी आलोचनात्मक समीक्षा ही करते हैं, यहां भी वही करेंगे। बड़ी चीज यह है कि नीतीश कुमार के सारे लक्षण तब दिखने शुरू हुए जब नीतीश कुमार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए और एक असहज तरीके से किसी भी गठबंधन को, चाहे वो यूपीए हो, मतलब महागठबंधन हो जो आज का इंडिया है, चाहे वो पुराना एनडीए हो, विधानसभा स्पीकर के साथ जो उनका हॉट एक्सचेंज हुआ आपको याद होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ, स्पीकर के साथ आपने नहीं सुना होगा कि हाउस का कोई मेंबर, चाहे वो फ्लोर लीडर या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, इस तरह से पेश आए जो हुआ उस दिन। उसके पहले तेजस्वी यादव को उन्होंने क्या बात बोली थी विधानसभा के अंदर, बहुत ही गुस्से में थे कि भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम चुप रह के इसकी सारी अनर्गल बातों को सुनते रहते हैं जी। और गुस्सा उनका बार बार भड़कना तब शुरू हुआ और गुस्से में वो कुछ भी बोल जाते थे। तेजस्वी को जो बातें बोली, चलिए वो अनर्गल नहीं था, तेजस्वी चूंकि उनके सामने बच्चे हैं डांट दिया। जीतन राम मांझी को जो बात बोली वो निश्चित तौर पर बहुत ही गलत बात थी। जीतन राम मांझी वरिष्ठ विधायक भी है जी, केवल जी। दूसरी चीज, जो विधानसभा में उन्होंने जो परिवार नियोजन को लेकर जो बयान दिया, और विधानसभा से भी ज्यादा विधान परिषद में जब वो अगले दिन गए तो उस बात की व्याख्या ही करने लगे जो बात गलती से उन्होंने कह दी थी। और फिर उसके अगले दिन आकर के सदन में ये कह रहे हैं, सदन में अगले दिन आकर के वो ये कह रहे हैं कि खुद की कड़ी निंदा मैं करता हूं। अब आप सोच सकते हैं कि वो खुद की कड़ी निंदा इस बात का एहसास करके कर रहे हैं। ये बात तो सवाल है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट होना स्वाभाविक है कि कुछ चीजें हैं। नहीं, सही। आप एक बात आपने कही कि नीतीश कुमार अब अपनी शैडो भी नहीं है, अपनी छाया भी नहीं है, और ये जो नीतीश कुमार है, इनके साथ जिस तरह से गलवैया की है नरेंद्र मोदी ने, महंगा पड़ सकता है। एक चीज मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आप अभी बिहार के दौरे से लौटे हैं, बिहार जाते रहते हैं, जमीनी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जमीनी नेताओं के संपर्क में रहते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि क्या जो ये बात कही जा रही है कि नीतीश के आने के बाद अब 40 में 40 सीटें मिलेंगी, क्या ये जो नीतीश जो पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुके, गली गली में जिनकी आज बदनामी है, मीम्स बन रहे हैं, जिनके बारे में जितने कार्टून पिछले 48 घंटे में बने, शायद किसी नेता के हिंदुस्तान में बने हो, ट्विटर भरा पड़ा है, सोशल मीडिया पर भरा हुआ है, यहां तक कि जो भाजपा के लोग हैं वो भी हंस रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या 40 में 40 ले आएंगे इस जग हंसाई के बीच में? आपका क्या फीडबैक है बिहार से? कतई नहीं, नंबर 1। और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि एक तो नीतीश कुमार ने पिछले अपने कार्यकाल में जो किया है, जिसकी कुछ बातें तो अभिषेक जी ने बताई,
लेकिन अब जो इस समय उन्होंने किया है वो सिर्फ बिहार में उसकी आलोचना नहीं हो रही है, समूचे देश में हो रही है। एक तो अल्पसंख्यकों में वो पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हो गए, तो जो वोट अभी नीतीश कुमार को मिलता रहा है इस बार किसी भी कीमत पर वो नहीं मिलने वाला है। दूसरा, जो बात उन्होंने परिवार नियोजन को लेकर के कही थी वो अगर सार्वजनिक जीवन में गई है और लोगों ने सुना है तो कौन महिला उनको वोट कर सकती है। एक महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने बनाई थी नरेंद्र मोदी के पहले, जो उनको बड़ा एक तरह से वोट बैंक रहा उनका। इसके बाद तीसरी बात, दलित जीतन राम मांझी के लिए आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और अभी बीजेपी यही कह रही थी, बीजेपी के तमाम समर्थक यही कह रहे थे कि एक दलित का सरेआम विधानसभा के भीतर इस तरह का अपमान करना कि ये तो मूर्ख है, बड़ी घटना, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। इन शब्दों को अगर विपक्ष ने पकड़ा और जमीन पर वो ले जाए गए तो नीतीश कुमार का क्या होगा। इसके अलावा आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है और उनके चाचा है, इनका क्या करेंगे, इनको कैसे संभालेंगे। जीतन राम मांझी ये सारे लोग तो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए थे, अब आप उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो अभी तो सीटों के तालमेल में ही पैच फंसना है। और ये जो नीतीश कुमार मिले हैं बीजेपी को, ये चुके हुए नीतीश कुमार हैं। उनके पास अब वो न तो पुरानी क्रेडिबिलिटी है, न वो धैर्य है और न ही वो सलाहियत है। आपके पास रणनीति है, इतनी रणनीति नीतीश कुमार के पास बची है कि कब पलटी मारना है और कैसे मुख्यमंत्री बने रहना है, यही उनके जीवन का हासिल है। तो ऐसा चुका हुआ व्यक्ति जिसके बारे में ये क्रेडिट हो जाए कि साहब केवल मुख्यमंत्री रहने के लिए वो आदमी कहीं भी पलटी मार सकता है, तो कितना वोट दिलाएगा वो। जी चलिए, एक बड़ा ब्राइट कैरियर है ना, बड़ी ईमानदारी से गुजारा हुआ एक राजनीतिक कैरियर की एक ऐसी शाम हो रही है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, और इस अंधेरे में मोदी जी क्या लाभ उठाते हैं मुझे नहीं दिख रहा है। मैं नीतीश कुमार की जो बात बात पे जिद है, बात बात पे गुस्सा है, नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं और उनके जितनी भी किचन कैबिनेट है उनको लेके कंफ्यूज है। मैं नीतीश कुमार की मनोदिशा पे बहुत नहीं जाना चाहता, मेरे दोस्त समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक चीज है, घाटे का सौदा हो सकता है। अभिषेक, मेरा सवाल बड़ा सीधा है और संक्षिप्त मुझे जवाब चाहिए कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस की हवा निकालने के लिए उसके सूत्रधार को तोड़ लिया? वो दरअसल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को सबको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उसको मैंने इस गुब्बारे को पंचर कर दिया, हवा निकाल दी इसकी। इस चक्कर में उन्होंने नीतीश कुमार को सिर्फ 2 महीने के लिए लिया है। ये 2 महीने का ब्याह है, उसके बाद इसमें तलाक होना है। क्या 2024 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जो पारी है खत्म हो जाएगी, जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं? या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ ये साझेदारी मोदी जी की बहुत लंबी होने जा रही है? देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी कम से कम इस गठबंधन में तो बहुत लंबी मुझे भी नहीं दिखती। इसलिए नहीं दिखती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मिजाज है गठबंधन सहयोगियों को सबज्यूम कर जाने का, उनको अपनी पार्टी में उसके बड़े खेमे को अपने साथ ले लेने का, वो सभी जानते हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में जब तीसरे नंबर की पार्टी है और बीजेपी के साथ जब वो गए हैं, तो ध्यान रखिए 2/3 बहुमत के साथ वहां वो सरकार चला रहे थे। अब केवल वो 5 विधायकों के बहुमत पर सरकार चलाने के लिए गए हैं, केवल 5 विधायक। 122 पर बहुमत का आंकड़ा है, 127 या 128 एमएलए उनके पास है, उनके बूते हो गए हैं। और उन 127-28 में 4 एमएलए उन जीतन राम मांझी के हैं जिन्हें कभी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और बाद में विधानसभा में ऐसी बातें कही गुस्से में, उनके हैं। तो ध्यान रखिए, इस सरकार की स्टेबिलिटी पर हमेशा सवाल रहेगा। और उस दौर में सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है जब विधायकों के अंदर सांसद बनने की महत्वाकांक्षा है। कई सारे विधायक विधानसभा से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और ये होता रहा है हर राज्य में, हर दल में। अगर इनके 5-7 विधायक इंडिया गठबंधन के टिकट पर लोकसभा लड़ने चले गए तो क्या होगा विधानसभा में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। जी। और भारतीय जनता पार्टी को एक चीज मैं कहना चाहूंगा दीपक जी,
एक बड़े वामपंथी नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। एक बात उन्होंने बताई कि नीतीश कुमार से उनकी जो 2-3 मुलाकातें हुई है, उसमें नीतीश कुमार बार बार एक ही चीज दोहरा रहे थे। वो कह रहे थे देखिए बिहार में कुछ था, हमने इतना किया, ये किया, सब कुछ अपनी उपलब्धियां बताते थे। अंत में उन नेताजी ने थोड़ा नीतीश कुमार को तंज भरे अंदाज में ही कहा कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार से मिलने आया हूं। मैं सूचना जनसंपर्क मंत्री बिहार के, जो नीतीश कुमार के सूचना जनसंपर्क मंत्री से मिलने नहीं आया हूं, मैं उनके आईपीआरडी के लोगों से मिलने नहीं आया हूं। तब जाकर नीतीश कुमार को, उनके शब्दों को मैं उधार लेकर कह रहा हूं, तब जाकर नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। एक चीज तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी अभी तक जो है जो नेता एकदम चढ़ाव पे होते थे उन्हीं पर दांव खेलते थे। इस बार उन्होंने नीतीश पर दांव क्यों खेला है, इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी को खुद मिलेगा। एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार के करियर की तो हमें शाम दिख रही है, अंधेरा दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस के से हटने से खड़गे की, मल्लिक अर्जुन खड़गे के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है और मल्लिक अर्जुन खड़गे जो दलित नेता हैं, इनको अगर डॉक्टर साहब आगे किया जाता तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में क्या खेल अभी भी कहीं ना कहीं बदल सकता है? कहीं ना कहीं अभी भी खड़गे को अगर आगे किया जाए एक दलित फेस के तौर पे, तो क्या एक कांटे की टक्कर आपको दिखती है अगर ऐसा डिसीजन होता है? अगर नीतीश को वाकई अब हम इंडिया अलायंस खड़गे से रिप्लेस करते हैं तो आपको क्या दिखता है? देखिए, अब मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को मल्लिकार्जुन खड़गे को एज ए पीएम फेस आगे करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 ही नाम ये आगे थे, तो उसमें वो सीधे तौर पर ऐलान नहीं कर सकते थे। ममता बनर्जी राजी हैं, अरविंद केजरीवाल समर्थन कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे से लेकर के शरद पवार होते हुए अखिलेश यादव तक को किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान करने से वो दलित सेंटिमेंट्स और जो वंचित तबका है, खास करके जो हिंदुत्व का जो अटैक हो रहा है, ये सारी ताकतें एकजुट होकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर इंडिया अलायंस के साथ जा सकती हैं और नई उम्मीद